अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एएम रात। दोस्तों, दो टॉपिक्स को लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि जेन्स, जो कि एक वेल नोन डिफेंस जर्नल है, उसकी तरफ से YJ-17 हाइपरसोनिक मिसाइल की कुछ स्पेसिफिकेशंस या उसका एक इन्फोग्राफिक रिलीज किया गया है जिसमें कुछ नई इन्फॉर्मेशन है। और पाकिस्तान ने भी जो अपना हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया था, उसके रेयर साइड की सिमिलरिटीज काफी ज्यादा YJ-17 से ही मिल रही थी। तो इसको पोटेंशियली हम इन्फोग्राफिक कह सकते हैं, इनडायरेक्टली पाकिस्तान के टेस्ट करदा हाइपरसोनिक मिसाइल का भी। दूसरा बात करेंगे कि एक रशियन जर्नलिस्ट ने ऑफिशियली ये चीज अब क्लेम की है कि S-400 को जब पाकिस्तान ने क्लेम किया कि पाकिस्तान ने डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो रशियन अथॉरिटीज चाहती थी कि इंडिया एक्सेस दे S-400 की बैटरीज तक, S-400 के रेडार्स तक, जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा था, बट इंडिया ने वो एक्सेस नहीं दिया। और इसके पोटेंशियल क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसको लेकर भी बात करेंगे। अब अगर पहला बात करें तो जेन्स इससे पहले भी काफी ज्यादा एक्सक्लूसिव खबरों के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि जेन्स की तरफ से रिपोर्ट की गई खबर काफी ज्यादा क्रेडिबल समझी जाती है और काफी ज्यादा वेल नोन डिफेंस एंड जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड एक जर्नल है। उनकी तरफ से चाइना के न्यूली रिलीज्ड हाइपरसोनिक मिसाइल, जिनमें YJ सीरीज की मिसाइल्स हैं, YJ-15, YJ-16, YJ-17, YJ-18 एटसेट्रा एटसेट्रा, उनके इन्फोग्राफिक्स रिलीज किए गए हैं। बाकी मिसाइल्स को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ हम YJ-17 को एक्सक्लूसिवली डिस्कस करेंगे। YJ-17 को लेकर हम इससे पहले भी मल्टीपल वीडियोस बना चुके हैं, जिसमें हमने मुख्तलिफ अपडेट्स, मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स को डिस्कस किया था। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया, जिसको ऑफिशियल सतह पर तो कभी भी क्लेम नहीं किया गया, बट अल्टीमेटली उसकी रॉकेट मोटर पाकिस्तान के एक एरिया में गिरी हुई मिली, जिसकी रेयर साइड काफी हद तक चाइनीज YJ-17 से मिलती है। देन उसी एरिया में री एंट्री व्हीकल के ट्रेसेस को भी देखा गया आसमान में, जिससे ये चीज ऑलमोस्ट कंफर्म होती थी कि पाकिस्तान ने हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट कर लिया है। पर हमने इस चीज को भी एक्सप्लेन किया कि क्यों पाकिस्तान ने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को चूज किया बजाय कि स्क्रैमजेट इंजन बेस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल या दूसरे हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट किया जाता। बिकॉज ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल कल को पाकिस्तान के अपने बैलिस्टिक रॉकेट्स पर भी लगाई जा सकती है, और इससे आपको कम मॉडिफिकेशन करने की ही जरूरत पड़ेगी, और आपको हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल चाइना दे रहा है। और चाइना ने ऑफिशियली कुछ हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स को एक्सपोर्ट के लिए पिच भी किया था। उन पर डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जेन्स की तरफ से रिलीज की गई इस इन्फोग्राफिक को देखा जाए तो YJ-17 के हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल वाले पार्ट पर अगर आ जाए तो इसकी सिलेंड्रिकल बॉडी आपको देखने को मिलेगी, शार्प नोज जो टिपिकली हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की होती है, और इन्हें पर्टिकुलर मटेरियल से बनाया जाता है, और इनके लिए रॉकेट्स और मिसाइल में यूज होने वाले नॉर्मल एलॉयज यूज नहीं होते। हाइपरसोनिक मिसाइल्स के लिए सेपरेटली स्पेशली डिजाइन एलॉयज और मेटल का यूज किया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा हाइपरसोनिक स्पीड को सस्टेन कर सकते हो, और इतनी ज्यादा स्पीड पर जो फ्रिक्शन आ रही होती है वो उसकी वजह से रप्चर ना हो। तो इनके लिए आपको स्पेशल मटेरियल्स रिक्वायर होते हैं। दूसरा, इसके ऊपर आपको स्मॉल कंट्रोल सर्फेसेस देखने को मिलेंगी, जो कि इसकी मिड कोर्स स्पेस के दौरान इसकी एडजस्टमेंट में या इसको मैनूवर करने में मदद देती हैं। प्लस हाइपरसोनिक मिसाइल्स में अनप्रेडिक्टेबल पाथ के नाम से एक बहुत ही अहम इसका फीचर होता है कि ये बहुत ही ज्यादा इंटेंस मैनूवर कर सकता है, जिसकी वजह से इसका पाथ प्रेडिक्ट करना एक एयर डिफेंस सिस्टम के रेडार के लिए या उसे पेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज भी हमें YJ-17 में देखने को मिलती है। फिर इसका फ्यूजिलाज को देखा जाए तो वो डायमीटर के कॉन्टेक्स्ट में बड़ा है, प्लस वेव राइडर डिजाइन है, जो कि कन्वेंशनल एरोडायनामिक सर्विसेज को इनेबल करता है कि वो मिसाइल पर आने वाली फ्रिक्शन को कम से कम रखें और इसकी स्पीड को मेंटेन रखें। और इवन अगर इनिशियल फेजेस में भी इसे लिमिटेड मैनूवर करना पड़ता है तो ये डिजाइन उसे मदद देता है। फिर अगर इसके रेयर पार्ट को देखा जाए तो ये एक नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल की तरह ही है, जो कि सॉलिड फ्यूल को यूज करता है, प्लस ये एक नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल जैसा ही रॉकेट बूस्टर है, जो इसे इनिशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। इससे क्या होता है कि नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल का ही आप ऑलमोस्ट 70% तक की टेक्नोलॉजी यूज करते हुए एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को उस पर माउंट करते हैं, और आपके पास कुछ पर्टिकुलर अपग्रेड्स के बाद एक हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार मिलता है। जबकि इसके मुकाबले में जो रैमजेट या स्क्रैमजेट बेस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा एक तो कॉस्टली होते हैं, प्लस वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं। अब अगर दूसरे टॉपिक पर आ जाएं तो दोस्तों, एक रशियन जर्नलिस्ट, उन्होंने अपना एक इंटरव्यू देते हुए इनडायरेक्टली ये क्लेम किया कि वाकई ही पाकिस्तान ने जब क्लेम किया कि उन्होंने इंडियन S-400 सिस्टम्स के 2 रेडार्स डिस्ट्रॉय किए हैं, तो उसके बारे में रशियन अथॉरिटीज ये चाहती थी कि इंडिया एक्सेस दे कि वो इंडिया में आके उनको इन्वेस्टिगेट कर सकें। और जाहिर बात है, अगर ये इतना बड़ा क्लेम था तो रशियन अथॉरिटीज जरूर चाहेंगी कि वो आके इसको डिबंक करें और उनकी जो मार्केट वैल्यू गिरेगी इस पूरे क्लेम के बाद उसको वो संभाल सकें, लेकिन इंडिया ने वो इजाजत नहीं दी। अब ये जो जर्नलिस्ट हैं, इनका नाम है ओक्साना बोयको। ये रशिया की स्टेट ओन्ड RT, जिसे इससे पहले रशिया टुडे कहा जाता था, उसकी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और 2005 से ही ये RT के साथ मुंसलिक है। इससे पहले ये
चीचनिया, लीबिया, सीरिया, अफगानिस्तान में भी एज ए करस्पॉन्डेंट काम कर चुकी हैं। with whatever partner. तो उनकी तरफ से जो दावा किया जा रहा है इसमें इस चीज़ को भी पॉइंट आउट किया गया है कि रशियन अथॉरिटीज़ को चूंकि एक्सेस नहीं दी गई इंडियन S-400 सिस्टम्स को प्रॉपर्ली इंस्पेक्ट करने की, उस वजह से इंडिया और रशिया के दरमियान एक मिसट्रस्ट पैदा हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ रशिया की अपनी मजबूरी है। रशिया को अभी इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया उसे एक्सेस देता है या नहीं। रशिया का सबसे बड़ा इस वक्त एम ये है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स मिल सकें उनके डिफेंस इक्विपमेंट के, प्लस इकोनॉमिकली भी उन्हें कोई कस्टमर मिल सके, क्योंकि रशिया पर बहुत सी सैंक्शंस लगी हुई हैं और रशिया इस वक्त एक जंग में मौजूद है जिसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा फंडिंग चाहिए होती है। तो इसलिए रशिया को अगर एक्सेस इस दफा नहीं भी मिली तो रशिया ने इसको लेकर ज्यादा कोई बातचीत भी नहीं की, क्योंकि रशिया का मेन एम ये है कि इंडिया उनसे अभी भी मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदे और इंडिया वो अभी भी खरीद रहा है और खरीदेगा। लेकिन रशियन जर्नलिस्ट की तरफ से ये बात कहा जाना ये एक बहुत बड़ा इवेंट है, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट भी है जिसमें वो इनडायरेक्टली ये चीज़ एक्नॉलेज करती हैं कि पाकिस्तान ने इंडियन S-400 सिस्टम्स को नुकसान पहुंचाया। दूसरी तरफ S-400 सिस्टम्स को लेकर इतनी जो हाइप क्रिएट की गई थी पिछले 4-5 सालों से, वो भी अब हमारे सामने धड़ाम से जमीन पर आ चुकी है, बिकॉज मल्टीपल टाइम्स यूक्रेनियन ड्रोन्स ने रशियन एयरबेसिस पर अटैक्स किए हुए हैं, रशियन S-400 सिस्टम्स पर अटैक्स किए हुए हैं, उन पर हमने माजी में वीडियोज भी बनाई हुई हैं और पाकिस्तान ने भी S-400 सिस्टम को कामयाबी से हिट किया हुआ है। सो S-400 या दुनिया का कोई भी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम हो, उसकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं और ये मुखालफ पर फिर मुनहसर करता है कि वो किस तरह के टैक्टिक्स यूज करता है और कितनी प्रोफेशनलिज्म दिखाता है अपने सुप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम की ऑपरेशंस को लेकर। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।